नमस्कार दोस्तों, विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम आज जानेंगे कि 10वीं के बाद और 12वीं के बाद हम भारतीय सेना को, भारतीय नौसेना को, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल को किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हैं और उसकी क्या क्या योग्यताएं होती है और वह कब कब अप्लाई होता है। पहले हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे। पहले 10वीं क्लास के लिए पढ़ेंगे, 10वीं क्लास, 8वीं क्लास के लिए भी 8वीं क्लास जो बंदे पास कर रखे हैं, जो बच्चे पास कर रखे हैं, वो भारतीय सेना को किस प्रकार से ज्वाइन करे। 10वीं वाले भी भारतीय सेना को किस प्रकार से ज्वाइन करे। 12वीं जो पास है बच्चे वो भारतीय सेना को किस प्रकार से ज्वाइन करे और जो ग्रेजुएट है वो भी किस प्रकार से भारतीय सेना को ज्वाइन करे। आज हम पूरा डिटेल वीडियो पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, इसलिए थोड़ा पेशेंस रखिए। वीडियो पूरा देखना है, तभी आपको मालूम चल पाएगा कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और भारतीय तटरक्षक बल, इन चारों में आप किस प्रकार से अपने देश के प्रति सेवा दे सकते हैं। तो बिना किसी विलंब के हम स्टार्ट करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको यह पूरा समझ में आ पाएगा कि हमारे में क्या योग्यता है, हम किस प्रकार से भारतीय आर्म्ड फोर्सेस को, सशस्त्र बलों को सेवा दे सकते हैं। ओके, तो जो नए बच्चे हैं वो वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पुराने बच्चे जिनको जो कर रखे हैं उनको तो आवश्यकता नहीं। अब देखो कि सबसे पहले हम देखेंगे 8वीं क्लास वाले भारतीय सेना को किस प्रकार से ज्वाइन करें। इसमें एक इस प्रकार से पढ़ेंगे हम, ये 8वीं है, ये 10वीं है और ये आपकी 12वीं है। इस प्रकार से हम इनको देखेंगे कि 8वीं क्लास वाले सिर्फ और सिर्फ भारतीय थल सेना को ही ज्वाइन कर सकते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ 8वीं पास है, ओनली फॉर 8वीं पास है, और वो भारतीय सेना में जाना चाहता है, CST कैंटीन का कार्ड लेना चाहता है, वो केवल और केवल 8वीं पास है, तो वह सिर्फ भारतीय थल सेना, इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास 8वीं पास होना चाहिए और 33 जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होती है वो आपकी होती है 8 पास, 8वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, प्रतिवर्ष टाइम कब आता है इसका, पर ईयर, यानी कि प्रतिवर्ष इसकी वैकेंसी आती है। अभी आप कहोगे कि चलिए किस प्रकार से, इनको भी बताऊंगा एक बार। अब ये प्रतिवर्ष आती है, अब ये कब आती है, साल में कब आती है। देखो ये पूरे भारत में एक जगह नहीं होती है, ये अलग अलग जिले के अंदर अलग अलग होती है। जैसे दिल्ली में है तो दिल्ली के अंदर अलग अलग उसका शेड्यूल रहता है, अंबाला का अलग रहता है, जयपुर का अलग रहता है, जोधपुर, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का, प्रत्येक भारत के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले का अलग अलग होता है। उनको जोन वाइज बांटा गया है, जिन्हें बोलते हैं ZRO, जोन रिक्रूटमेंट ऑफिस। फिर उनके अंडर आता है ARO, आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस। जो जोन रिक्रूटमेंट ऑफिस है उसमें 2-4 जिले आते हैं, जिनका काम, इसका काम यह था कि 3-4 जिलों में भर्ती को कंडक्ट करवाना। अभी भर्ती क्या है, अब मैंने ये जो भर्ती शब्द यूज में लिया, इसको सिर्फ आर्मी के अंदर ही क्यों काम में लिया जाता है, क्योंकि ये जो भर्ती है ये ओपन भर्ती होती है, खुली वैली होती है, जिसमें जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको सिर्फ फॉर्म अप्लाई करना रहता है। उसके लिए कोई आपका चार्ज नहीं लगता है, कोई आपका पैसा नहीं लेगी आर्मी, आपको सिर्फ और सिर्फ फॉर्म भरना है समय रहते, और फिर आपके पास एडमिट कार्ड आएंगे जिसमें आपको बता दिया जाएगा कि आपको कहाँ पे कब और किस जगह रिपोर्ट करना है। आपको भर्ती वेन्यू पे जाना है, जगह पे जाना है, उस जगह पे आपको 4 राउंड कटवाए जाएंगे। 1600 मीटर दौड़ होती है आपकी, उस 1600 मीटर दौड़ के 400 मीटर का एक राउंड होता है, 400 मीटर का एक राउंड होता है, और 4 राउंड कटवाए जाते हैं, और लगभग 250 से 300 का बैच बनता है। 250 जो अभ्यर्थी होती है, 250 से 300 बच्चों का बैच बनता है, उनको एक साथ दौड़ाया जाता है। और इसकी जो टाइमिंग होती है, लोगों में एक मिथक है कि टाइम पूरा नहीं मिलता, टाइम सबको पूरा मिलता है। उसमें जो मिथक ये है कि आपके पास इसको
आर्मी ने तो आपको 5:45 दे रखा है मैक्सिमम टाइम, लेकिन वहां पे जो लड़के दौड़ते हैं वो एक्सीलेंट वाले और कई बहुत अच्छी तैयारी करते हैं बच्चे। हालांकि उसमें कई 150 ऐसी होती है जो पहली बार जाते हैं, देखते हैं कि चलो आप भर्ती को देख के आते हैं किस प्रकार से भर्ती होती है, अगली बार ट्राई करेंगे अच्छे से। लेकिन जो अगली बार जो पिछली बार जो करे हैं वो भी ये सोचेंगे तो इस बार वो अच्छी तैयारी करके जाते हैं। तो ये जो 250 से 300 बच्चे हैं उनको एक साथ उड़ाया जाता है। आर्मी आपको 5.25 मिनट का टाइम देती है कि आपको इस टाइम ड्यूरेशन में आपको 4-16 मीटर जिसे 1 मील कहते हैं वो कवर करनी है। लेकिन वहां पे मात्र इनमें से आपका 25 से 30 बच्चों की दौड़ पास हो पाती है। कारण क्या है, आपके पास टाइम कंज्यूम, आपको 5 के अंदर अंदर अगर आपकी टाइमिंग आती है तो आप उसको दौड़ सकते हो। अब इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि इसकी क्या क्या प्रोसेस होती है, फिर इसके बाद में क्या होता है। तो सबसे पहले 8वीं पास, इसमें अलग अलग ट्रेड होती है, अलग अलग ट्रेड होती है। जैसे इसमें कलर का होता है, इसमें आपके पास ट्रेडमैन के लिए होता है, टेक्निकल के लिए होता है, आपके पास जीडी के लिए भी होता है। तो आप इसमें सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमैन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो पोस्ट इसमें आती है आपकी सिपाही की पोस्ट रहेगी, सिपाही, जिसे इंग्लिश में भी सिपाही कहते हैं, हिंदी में सिपाही, सिपाही की पोस्ट रहती है। और साथ में आपके पास इसमें ट्रेडमैन, जिसे TDN कहा जाता है, ट्रेडमैन, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमैन के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको सुविधाएं सब दी जाएगी। अब इसमें जो काम होता है वो मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे। काम इसमें आपको अलग अलग ट्रेड के अंदर अलग अलग होती है ब्रांच, जिसमें आपको भेज दिया जाता है। तो हमने 8वीं पास वाले इंडियन आर्मी, ओनली फॉर इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन कर सकते हैं, इंडियन आर्मी को ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा वो नौसेना, थल सेना और नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका होता है इंडियन आर्मी के लिए ही 8वीं पास बंदे भी निवास में हो, जो बच्चे हैं 8वीं पास, वो इंडियन आर्मी के अंदर आराम से जा सकते हैं। और इसकी जो एज होती है, एज लिमिटेशन, एज लिमिट, एज क्राइटेरिया होता है। इसमें एज क्राइटेरिया ये होता है कि आपकी जो एज है वो लगभग 17 से 21 वर्ष होनी चाहिए। इस डेट ड्यूरेशन के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही आपका जन्म हुआ रहना चाहिए कि आप जिस समय भर्ती देने जाओ तो आपकी एज इन दोनों में से ही होनी चाहिए, इन दोनों के मध्य ही होनी चाहिए। ठीक है, अगर 17 से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, और 21 से ज्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। ठीक है, ये आपका 8वीं क्लास के साथ आप किस प्रकार से भारतीय थल सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं 10वीं क्लास कि 10वीं क्लास जो पास है वो किस किस सेना को ज्वाइन कर सकते हैं। वो एक सिर्फ भारतीय, वो तीनों सेनाओं को ज्वाइन कर सकते हैं, तीनों सेनाओं को। लेकिन भारतीय वायुसेना को आप ज्वाइन नहीं कर सकते, तटरक्षक बल को और थल सेना और नौसेना तीनों को ज्वाइन कर सकते हैं आप। अब देखो आर्मी के लिए इसमें क्या क्या आर्मी है। आर्मी के लिए आपको क्या चाहिए, आपको मैट्रिक 10th पास होना चाहिए आपका, पहली बात 10th पास, आपके पास 33% होना चाहिए मिनिमम, और मिनिमम आप पास होना चाहिए, बस पास हो आप। फिर इसके बाद से यही प्रोसेस रहता है इसमें, इनको सबको साथ दौड़ाया जाता है, सभी बच्चों को साथ दौड़ाया जाता है। फिर जब आपका वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंटेशन, तब आपको उसमें सेपरेट कर दिया जाता है जब आप डॉक्यूमेंटेशन तक पहुंचो। इसमें होता क्या कि पहले आपकी फिजिकल होगा, रनिंग होगी, रनिंग होने के बाद आपके मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद रिटर्न के बाद आपके मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि किस प्रकार से इसकी वो मेरिट निकाली जाती है और किस प्रकार से आपका मेडिकल होता है, किस प्रकार से आपका रिटर्न होता है और क्या ऑफलाइन होता है, ऑनलाइन होता है, उसका एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा। तीनों सेनाओं का आपको तीनों सेनाओं का अलग अलग वीडियो बताऊंगा। इसको मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रीफ दे रहा हूं ताकि आप लोगों को ये मालूम चले कि हाँ मैं भी एलिजिबल हूं। ठीक है, ये हो गया आपकी आर्मी के लिए। इसमें TDN पोस्ट के साथ आप इसमें GD भी जा सकते हो। जो पोस्ट है आपकी वो GD की हो सकती है, ग्राउंड ड्यूटी, जिसे ये भी सिपाही होता है। ठीक है, इसमें कोई ऑफिसर्स के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, ऑफिसर्स के लिए जब मैं आगे बढ़ूंगा। एक पहले में सिपाही, एयरमैन और सेलर। देखो आर्मी में जो बंदे, जो
आर्मी मैन होते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं सोल्जर, ठीक है। और जो नेवी में जो अपने जवान होते हैं भारतीय, किसी भी देश की नेवी हो, उसमें उनको कहा जाता है सेलर। ये पोस्ट तीनों की सेम है, तीनों ही सिपाही है जिनके कंधे पे कोई फीती वगैरह या कोई भी इंसिग्निया नहीं होता है। और जो एयरफोर्स में जो होते हैं जवान एयरफोर्स के, उनको कहा जाता है एयरमैन। तो यदि मैं आपको कभी भी ये बोलूं इस वीडियो में कि सोल्जर, सेलर और एयरमैन, तो आप समझ जाना कि सेलर का मतलब नेवी जो जहाजों में अपना योगदान देते हैं, और एयरमैन और जो वायुसेना से संबंधित है, और सोल्जर जो आर्मी से संबंधित है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये जो एयरमैन, सेलर और सोल्जर में क्या डिफरेंस है। तो ये हो गया। इसमें भी आपको केवल जीडी, आप जीडी ट्रेड में, इसमें फिर आपके लिए ब्रांचेस खुल जाती है। जब आप आर्मी के लिए रजिस्ट्रेशन करते हो तो आपको वो खुद ही बता देगा। जब आप उसमें रजिस्ट्रेशन के बाद आप अपने क्वालिफिकेशन डालते हो तो वो खुद ही बता देगी आर्मी आपको कि आप किस किस के लिए एप्लीकेबल हो और आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये हो गया आपका कि आपको 10th के अंदर आपकी 33% होनी चाहिए। जीडी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, ट्रेडमैन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो, जिसे टीडीएन भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब ये 10वीं के बाद अब आता है कि आप नेवी को किस प्रकार से ज्वाइन करो। ये आर्मी होगी, अब नेवी। नेवी में भी आपको बहुत अच्छा चांस मिलता है कि जो नेवी है उसका पेपर लगता है आपका नेवी में एमआर, जिसे एमआर कहा जाता है। एम का मतलब इसमें होता है मैट्रिक रिक्रूट। ये 10th बेस के पेपर होता है। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है आपकी 10वीं पास, कि आप 10वीं पास होना चाहिए, ठीक है। 10वीं पास आप होना चाहिए। अगर आप 10वीं पास है तो आप एमआर के लिए एलिजिबल हो। लेकिन इसमें जो क्राइटेरिया एज का, वो भी सेम यही क्राइटेरिया है। लेकिन नेवी ने इस बार क्या किया कि आपकी, हम सब जो भी कैंडिडेट है उन सबकी 1 साल घटा दी गई है। अब इसके लिए नेवी में आपकी एज हो गई है 17 से ओनली 20 वर्ष, कि आप इसी के अंतर्गत आप भारतीय नौसेना के एमआर के लिए आप एप्लीकेबल हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें पेपर आता है आपका। पेपर इसमें पहले इन आर्मी में हमेशा फिजिकल होता है। अगर आप जीडी के लिए जाओगे तो आपका पहले फिजिकल होगा। इसमें क्या होता है कि पहले आपका लिखित पेपर होता है, रिटन पेपर होता है, ठीक है। ये साल में ये 2 बार निकलती है, साल में 2 बार आता है ये। और ये जो है ये साल में 1 बार आती है, ये भी साल में 1 बार आती है। आर्मी हमेशा 1 बार कंडक्ट करती है, और नेवी एयरफोर्स हर 6 महीने के बाद आपको मौका देती है कि आप आइए और हमें सर्विस दीजिए। अब ये एज क्राइटेरिया हो गया इसका। 10th पास इसके लिए चाहिए। इस एमआर के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। जब आप ज्वाइन इंडियन नेवी पे आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो जब इसकी वैकेंसी आती है तो आपको ये खुद ही बता देगी कि आप इसके लिए एप्लीकेबल हो कि नहीं, बशर्ते आपको उसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना रहता है। अब देखो, रजिस्ट्रेशन आप किसी से भी इमीडिएटली जाके कर सकते हो, या आप मोबाइल से भी कर सकते हो। आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन से हो जाते हैं, लैपटॉप से हो जाता है। इसमें चार्ज लगता है। इसमें 250 रुपये करते हैं, 200 रुपये इसका चार्ज होता है फॉर्म का। इसमें कोई चार्ज नहीं देना रहता। आर्मी के लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसमें आपको 200 रुपये चार्ज देना रहता है। अब ये जो 200 रुपये है ना, ये पहले वो नहीं हुआ करते थे। लगभग 2-3 साल पहले आपसे कोई फीस नहीं ली जाती थी। लेकिन उस टाइम क्या होता था कि जिसकी जो परसेंटेज है वो हाई है ना, जिसकी 85 से ऊपर है या 80-85 है, वही बंदा, वही कैंडिडेट इसमें भाग ले पाता था, वही रिटर्न के लिए क्वालिफाई होता था। लेकिन जब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया भारत में और बहुत से इश्यूज हो गए, तब अपनी सेना ने क्या किया कि चलो इनको भी लिया जाता है, इनको भी मौका दिया जाता है कि क्या पता कोई जो छात्र है वो 10th में कमजोर हो या अपनी एकेडमिक स्कोर जिसका कमजोर है, लेकिन वो बाद में उसको इम्प्रूव कर ले, उसको मौका दिया जाना चाहिए। तो इसलिए फिर उसने फीस रखी कि चलो इसकी एक निश्चित सर्टेन अमाउंट रख देते हैं
कि इस पे आपका एग्जाम हो जाएगा। सभी के लिए ये ओपन है, सभी भारत का नागरिक होना चाहिए, सभी के इसके लिए एप्लीकेबल है। ओनली फॉर मेल, वुमेन के लिए आर्मी में अलग से एंट्री होती है, वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिसर्स के लिए होती है। लेकिन अभी आर्मी सोच रही है कि वुमेन्स को भी इसमें जोड़ा जाए। हालांकि मिलिट्री पुलिस के अंदर लड़कियों को आजमाया गया है और वह अपने खरा भी उतरी है, अपने काम पे खरा उतरी है। तो अब नेवी के अंदर हो गया आपका MR, ठीक है। इसमें पेपर होता है 50 नंबर का पेपर होता है, आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें आपको क्या होता है कि 25 क्वेश्चन आपके आते हैं मैथ के, मैथ और रीजनिंग के, मैथ और रीजनिंग, और 25 क्वेश्चन आपके आते हैं इसमें साइंस और जीके। बहुत अच्छा पेपर आता है, इजी भी नहीं होता लेकिन हार्ड भी नहीं होता है। इसकी आज तक मैंने कट ऑफ 35 से ऊपर जाते हुए नहीं देखा। लास्ट टाइम इसकी कट ऑफ 31 गई थी, 31.25। जस्ट जिनके अभी तक फिजिकल भी नहीं हुए हैं लॉकडाउन की वजह से, उनकी 31.25 गई थी। और इसकी कट ऑफ जब मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा तब आपको इसके अंदर अच्छे से समझा जाएगा, क्योंकि इसमें एक कास्टिज्म चलता है, आर्मी में कास्टिज्म चलता है। इसमें आप ये नहीं कर सकते आप जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, इसमें ये नहीं चलता है। आप जिस रेजिमेंट के है आपका थोड़ा सा उसमें अच्छा, जैसे आप राजपूत है, जाट है, गुजर, तो आपको उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है। हालांकि ज्यादा नहीं मिलता लेकिन मिलता है। तो नेवी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक इनका ये अच्छा काम है कि इसमें कोई आरक्षण नहीं है, कोई आरक्षण नहीं है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कोई आरक्षण नहीं, लेकिन तटरक्षक बल में आपके पास आरक्षण होता है। तो ये हो गया आपका नेवी में 10th पास के साथ आप किस प्रकार से नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। MR के अंदर आपको एप्लीकेबल होता है मैट्रिक रिक्रूट करते हैं, जिसे 10th पास होना चाहिए। एज इसकी 17 से 20 होती है। फीस लगती है इसकी 200 रुपये, साल में 2 बार ये कंडक्ट किया जाता है इंडियन नेवी के द्वारा। और 50 नंबर का इसमें रिटर्न होता है, ऑनलाइन पेपर होता है इसका। 25 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के आते हैं, लगभग 13 से 15 के समथिंग इसके मैथमेटिक्स के आते हैं, और बाकी रीजनिंग के क्वेश्चंस आते हैं, और साइंस और जीके आता है इसमें 25 क्वेश्चन का। 50 नंबर का पेपर होता है। लास्ट इसकी कट ऑफ गई थी 31.25, ठीक है। फिर इसके बाद में होता है फिजिकल। फिजिकल होने के बाद में आपका होता है मेडिकल। मेडिकल के बाद में आपकी आती है मेरिट लिस्ट। उसके बाद आपको उसकी आपके जो रिटर्न का स्कोर है उसके हिसाब से आपको उसमें ज्वाइनिंग दी जाती है, और ज्वाइनिंग होती है आपकी उड़ीसा INS चिल्का में, ठीक है। ये हो गई आपकी नेवी की सिंपल सी ब्रीफ। जब मैं इसके अलग से वीडियो बनाऊंगा नेवी के लिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के लिए, तीनों के लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका नेवी 10th लेवल पे। एयरफोर्स के अंदर आप नहीं कर सकते एप्लीकेबल, क्यों? क्योंकि एयरफोर्स होती है टेक्निकल जॉब होती है एयरफोर्स में। लेकिन अब आप कहोगे सर ये भी तो टेक्निकल जॉब है। इसमें आपके पास 3 पोस्ट होती है, 3 चीजों के लिए आप इसमें एप्लीकेबल होते हैं। पहला होता है इसमें, MR के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कि पहला होता है इसमें हाइजीनिस्ट, सफाई कर्मचारी। दूसरा होता है स्टेवर्ड। स्टेवर्ड होता है जैसे जिसको हम कहते हैं वेटर कह सकते हैं, कि रोटियों को परोसने वाला या भोजन को परोसने वाला। और चौथा होता है आपका कुक। इन 3 पोस्ट के लिए आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसमें जब आप फॉर्म भरते हो तो आपको इसमें वरीयता दी जाती है, पूछता है कि भाई पहले आप किसमें जाना चाहोगे, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप वहां पे बताई जाती है कि पहले आप जैसे कुक बनना चाहते हो तो कुक, फिर स्टेवर्ड, फिर हाइजीनिस्ट। 3 आपके अंदर इसमें प्रेफरेंस मांगता है। जब आप फॉर्म भरते हो तो नेवी आपसे 3 प्रेफरेंस मांगती है, 3 वरीयता मांगती है कि आप पहले किसमें जाना चाहोगे, फिर किसमें जाना चाहोगे, अंत में आप किसमें जाना चाहोगे। जब आप फॉर्म भरते हो तो ये मित्र वाला या आप स्वयं भी इसको भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई जैसे कोई फिजिक्स वगैरह लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें बहुत सिंपल सा काम है। नेवी बहुत चांस देती है और पेपर इसका बहुत ही अच्छा आता है, ज्यादा बिल्कुल भी हार्ड नहीं आता है, इजी पेपर आता है। लेकिन वही होता है ना कि जो ज्यादा तैराक होता है वो ज्यादा डूबता है, ऐसा कहते हैं। इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है। आप देखोगे सही, हाँ सिलेबस इसका 10th बेस पे आएगा। एक चीज को बता दूं कि जिसका सिलेबस है वो 10th लेवल पे आएगा। सिलेबस आपका इसमें
सिलेबस आपका इसका 10th लेवल का, 10th लेवल तक आएगा इसका सिलेबस। आपको ऐसा नहीं है कि आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, लेकिन आपको साइंस जरूर पढ़नी है, इसमें जनरल साइंस पढ़नी है। लेकिन आपको जैसे साइंस के अंदर फिजिक्स भी आएगी, बायो भी आएगी, केमिस्ट्री भी आएगी, एग्रीकल्चर भी आएगी। लेकिन इसमें आपको ये नहीं कि जैसे आपको दे दिया कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक क्या है, जी का मान, तो आप उसके अंदर घुसी जाओ, सीधा से याद रखो 6.6 गुना जो होता है वो इसका मान होता है। बस ये चीजें ऊपर ऊपर की ध्यान रखना आपको। ये है इसका नेवी का काम, नेवी एमआर का, 3 चीजों के लिए पोस्ट होती है इसकी। ठीक है, समझ में आ गई? आगे चलते हैं। अब इसमें आता है कोस्ट गार्ड के लिए आप अप्लाई कब कर सकते हैं। कोस्ट गार्ड, कोस्ट गार्ड जिसे हम तटरक्षक बल कहते हैं। चलिए एक सेकंड, कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड, भारतीय तटरक्षक, ये भी एक नेवी की जैसे ही है, लेकिन नेवी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आती है या होम मिनिस्ट्री में आती है, दोनों में डिफेंस है। इसमें आरक्षण नहीं है, इसमें आरक्षण है, लेकिन इसमें कोई चार्ज नहीं लेती है, कोस्ट गार्ड कोई चार्ज नहीं लेती है। लेकिन यह इसकी फीस, कोई फीस नहीं होती है। लेकिन जब आप फॉर्म भरते हो इसमें 10th लेवल, इसके लिए ब्रांच होती है आपकी डोमेस्टिक ब्रांच, डीबी, डोमेस्टिक ब्रांच। इसके लिए आप एप्लीकेबल होते हैं। सेम इसमें भी, अब हालांकि मैंने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन मैं जिस प्रकार से जितना मुझे जानकारी है मैं बताता हूँ कि डोमेस्टिक ब्रांच में होता है क्या है कि जैसे इसके नाम से मालूम होता है कि घरेलू शाखा, कि आपको वहां पे इसी प्रकार से कुछ काम करना रहता है जैसे कोका या सफाई कर्मी का, क्योंकि वहां पे भी उनको आवश्यकता रहती है और किसी काम की, क्योंकि जो मैकेनिकल काम होते हैं उसके लिए तो आप 12th पास करनी रहती है। ठीक है, तो कोस्ट गार्ड भी आपको मौका देती है कि आप भी हमें सेवा दीजिए। कोई फीस नहीं होती है, लेकिन इसमें 10th की परसेंटेज के बेस पे आपका कॉल लेटर आता है। अगर आपकी जितनी ज्यादा हाई परसेंटेज होगी उस पर कट ऑफ निकलती है कि आपकी इस कट ऑफ से ऊपर है तो ही आप इसके अंदर रिटर्न एग्जाम दे पाओगे। रिटर्न एग्जाम देने के लिए भी इसमें कट ऑफ लगती है, यानी कि आपको 10th में अच्छी परसेंटेज होनी चाहिए। एज इसकी भी एज 17 से 20 है, इसकी एज भी आपके पास 17 से 20 ही होती है। ठीक है, तो यही इसका नॉर्मल सा ब्रीफ है कि कोस्ट गार्ड में आप 10th लेवल पे भी आप पेपर दे सकते हो और कोस्ट गार्ड में भर्ती हो सकते हो। अब इसकी हाइट वगैरह वो सब मैं बाद में बताऊंगा जब इनका सेपरेट वीडियो बताऊंगा, क्योंकि अभी अगर मैं बताने बैठ गया तो एक के ऊपर ही पूरा वीडियो बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सी जानकारी है जो मुझे मालूम है और मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये आपका 10वीं लेवल पे आप किस प्रकार से सेना को ज्वाइन कर सकते हो, ये हो गया। अब आता है आपका 12th लेवल। क्या 12th लेवल, ये बहुत अच्छा है। जो 12वीं पास करते हैं कभी हैं जस्ट अभी, उन बच्चों के लिए एक चीज, अगर आप 12वीं पास है तो आप इनमें भी अप्लाई कर सकते हैं, इन तीनों में भी अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास एज लिमिट होनी चाहिए कि आप 20 साल से ऊपर नहीं होने चाहिए और आपके पास 10वीं पास हो तो आप इसमें भी अप्लाई करो या इसमें भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, या इसमें भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको यह भी एनालिसिस हो रहा होगा कि क्या मैं इनके लिए अप्लीकेबल हूँ या नहीं। अब देखते हैं कि 12th क्लास में भी आप इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अब उसमें क्या है कि अलग अलग ब्रांच आपको दे दी जाती है कि अगर आप पीसीएम स्ट्रीम से हो तो आपको मैकेनिकल ब्रांच दी जाएगी या मैकेनिकल पोस्ट पे आपको डिप्लॉय किया जाएगा। और अगर आप अन्य किसी सब्जेक्ट के साथ, अन्य किसी सब्जेक्ट से 12th पास आउट हो तो आप अलग अलग सब्जेक्ट में भी आप पेपर दे सकते हो। आओ 12th, तो ये पहले लेते हैं हम आर्मी, फिर नेवी और फिर आईएएफ, इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, अब इसमें 12th पास है अगर आपके पास पीसीएम है, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, तो आप किसके लिए अप्लाई हो। इसमें अगर आपके पास 12th पास है तो आप जीडी के लिए एप्लीकेबल हो फिलहाल, क्योंकि एयरपोर्ट जो ऑफिसर्स है उसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा कि आप
तुरंत बाद में ऑफिसर्स के लिए अप्लाई कहाँ कर सकते हो, क्योंकि अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो आपका वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो के जस्ट बाद में आपको पूरा ब्रीफ दूंगा कि आप भारतीय तीनों रेस्पेक्टेड और डेकोरेटेड जो फोर्सेज है उनमें आप किस प्रकार से ज्वाइन कर सकते हो एज ए कमीशन ऑफिसर। आप आयुक्त अधिकारी के रूप में किस प्रकार से भारतीय सेना को एक सैनिक के तौर पे, एक अफसर अधिकारी के तौर पे आप किस प्रकार से उनको ज्वाइन कर सकते हो और अपने देश को अपना खून पसीना दे सकते हो। तो देखो कि जो आर्मी है पीसीएम स्ट्रीम्स के साथ है, तो आप इसमें जीडी जिसे हम सोल्जर कहते हैं उसी के लिए भी एप्लीकेबल हो। अगर आपके पास पीसीएम हो, आप भारतीय सेना का सिपाही बनना चाहते हो, तो आपके पास पीसीएम है तो आप इसमें क्लर्क के लिए एप्लीकेबल हो। टेक्निकल जॉब के लिए भी एप्लीकेबल हो कि इसमें टेक्निकल होती है जिसमें आपको आर्टिलरी वगैरह, आपको मैकेनिकल काम के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। क्लर्क के साथ इसके नाम से मालूम चलता है कि जो बाबू का काम होता है वो आपको यहाँ पे करना रहता है। और साथ में जो जितनी भी पोस्टेज है, टीडीएम हुई जिसे ट्रेडमैन कहा जाता है, और आपका जीडी हो गया, मतलब आपके पास अगर पीसीएम है तो आप किसी में भी जा सकते हो एक नर्सिंग को छोड़ के। और अगर आपके पास पीसी भी है तो आप इसमें टेक्निकल में नहीं जा सकते, लेकिन आप इसमें मेडिकल स्टाफ या फिर जिसे कहते हैं नर्सिंग स्टाफ, में जा सकते हो। और इसमें आप टेक्निकल में जा सकते हो, इसमें आप नर्सिंग स्टाफ में जा सकते हो, बाकी आप सभी में कॉमन है। जब आप इसका फॉर्म भरते हो, जब आप इसका रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपको अपने आप ही मालूम चल जाएगा, अपने आप ही बता देगी इंडियन आर्मी कि आप इन्हीं पोस्टों के लिए एप्लीकेबल हो। आपके पास आके ग्रीन सिग्नल आ जाएगा कि अप्लाई नाउ। जिसके लिए आप एप्लीकेबल नहीं हो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, जब ये कब होता है, जब आपके क्षेत्र में, आपके एरिया में, आपके जिले में भर्ती कंडक्ट होती है। अभी जैसे जयपुर में सितंबर में भर्ती थी, जैसे अगर लॉकडाउन नहीं होता तो अभी भर्ती चल रही होती थी। 25 अगस्त से 3 सितंबर तक भर्ती थी और इसके जो फॉर्म इसके 20 अगस्त तक लास्ट भरे गए थे। वहीं पे ही आपको फॉर्म भरना रहता है जब जो डेट रहती है कि अब इसमें सिक्कर, जयपुर और टोंक तीनों को साथ में लिया गया था, क्योंकि एक जेडालो के साथ इसमें जोड़ दिया गया। अब चूंकि लॉकडाउन हो गया तो लॉकडाउन की वजह से इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया है। तो देखते हैं कब होती है भर्ती। लोग बहुत तैयारी के लिए बच्चे दिन रात ये करते हैं। अब वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी रहती है। क्योंकि मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि मैंने तीनों सेनाओं के लिए अप्लाई किया था, इनके तीनों की मैंने तैयारी भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं हुआ। कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों का हो, ये भगवान से मैं यही दुआ करूंगा और करता रहूंगा कि सभी जो भी तैयारी करते हैं उन सभी का कर्म होगा ही, उसमें कोई शक नहीं है। जो भी तैयारी करते हैं, लेकिन भगवान का थोड़ा सा आशीर्वाद हो तो जरूर होता है। फिर उसके आगे आपके पास आवश्यक नहीं लगता है, फिर आपके जरूर हो जाता है कि आप जरूर ही लगोगे जब भगवान का आपके पास हाथ हो, माता पिता का साथ हो। तो यह आपका हो गया कि अगर आपके पास पीसीएम स्ट्रीम है तो आप टेक्निकल जॉब के लिए एप्लीकेबल हो। और अगर आपके पास बायोलॉजी है, उसमें अगर बायोलॉजी है तो आप इसमें टेक्निकल ना हो कि आप मेडिकल स्टाफ के लिए भी एप्लीकेबल हो। और इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए कि आपकी परसेंटेज कितनी होनी चाहिए। परसेंटेज आपकी होनी चाहिए 50% इंग्लिश के अंदर मिनिमम। किसके लिए? क्लर्क और टेक्निकल के लिए। क्लर्क और टेक्निकल के लिए आपके पास 100 में से 50 नंबर आने चाहिए मिनिमम। और सेम ये का यही प्रोसेस इसमें है। ठीक है, समझ में आ गया? ये हो गया। तो ये आपका आर्मी के अंदर आप सोल्जर के रूप में किस प्रकार से सेवारत हो सकते हैं, तो ये आपका ब्रीफ आपको मिल गया होगा। अब चलते हैं नेवी की ओर कि नेवी के अंदर कौन से पेपर होते हैं जिसके तहत आप भारतीय नौसेना को सफेद वर्दी को धारण कर सकते हैं। समुद्री सेना, नौसेना। अब देखो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक तो होता है आपका SSR और एक होता है आपका AA। SSR की फुल फॉर्म होती है सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट
ठीक है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, और AA का होता है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। ठीक है, ये होता है। अब इसमें क्या है कि जो SSR दोनों के लिए सेम क्वालिफिकेशन होता है, सेम पेपर होता है, इनका पेपर भी सेम होता है और क्वालिफिकेशन भी इनकी सेम होती है। पहले इनका सेपरेट पेपर होता था, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है, जब एयरफोर्स और नेवी का जितने भी पेपर है वो सभी ऑनलाइन होते हैं, लेकिन आर्मी के जो पेपर है वो आपके ऑफलाइन होते हैं। उनमें पहले फिजिकल होता है, जो अभी मैंने बताया। आर्मी में जितनी भी अगर सोल्जर लेवल की भर्तियां हैं तो आपका पहले फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, फिर उसके बाद में आपका रिटन पेपर होगा। इसमें क्या होता है, नेवी एयरफोर्स में जितने भी पेपर हैं उसमें पहले आपका रिटन होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा। तो इनमें ये डिफरेंस देखना है आप। अब इन दोनों के लिए आपके पास 10+2 होना चाहिए, प्लस PCM के साथ। इसमें आपके पास मस्ट है, आपके पास रिक्वायरमेंट होना चाहिए कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही होना चाहिए, तभी आप नेवी के अंदर इन दोनों जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप नेवी में जॉब नहीं कर सकते। फिर आपको सिर्फ 10वीं लेवल का ही पेपर देना पड़ता है, देने का चांस ऑप्शन रहता है कि आप सिर्फ 10वीं लेवल का जो MR का पेपर है वही दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको SSR और AA के अंदर ज्वाइन होना है तो आपके पास PCM होना चाहिए 10+2 में। उसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए इंग्लिश में, और 50% मार्क्स शायद आपके पास हो जाने चाहिए, हो जाते हैं क्योंकि आजकल सभी पढ़ने लग गए बच्चे। तो ये PCM के अंदर आपके पास 50% मार्क्स इंग्लिश में होना चाहिए मिनिमम, और बाकी में भी आपके 50% से ऊपर होना चाहिए। तो अब जो SSR है इनका पेपर होता है सेम, पेपर इसका सेम होता है, लेकिन इनमें आता क्या है, इसमें आते हैं आपके, अब आर्मी के जो पेपर होते हैं उनमें 50 क्वेश्चन आते हैं। जब मैं इसका सेपरेट वीडियो बताऊंगा तब आपको अच्छे से इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या क्या सिलेबस होता है। तो इसमें आते हैं 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25 का एक पेपर होता है, जिसमें आपको 25 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश के। +2 लेवल का होता है, 10+2 लेवल का, यानी कि 12th क्लास तक के, 11-12th क्लास तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंग्लिश 25 नंबर की इंग्लिश होती है, 25 नंबर की मैथ होती है। ये मैथ एलिमेंट्री मैथ की, ये आपकी मैथ है 11वीं और 12वीं के अंदर जो मैथमेटिक्स होती है वही मैथ होती है। और 25 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके हैं, और 25 आएगी आपकी फिजिक्स, जो 11th-12th में आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो ये होती है, या आप 12th के साथ भी पेपर दे सकते हैं SSR और AA का। यदि आप 12th में है और आपके पास वैकेंसी है और आप एलिजिबल है, 17 से 20 साल के बीच में है एज, तो आप 12th के साथ भी इसको पेपर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका कि इसमें पेपर होता है 100 नंबर का पेपर होता है। लेकिन जो SSR की कट ऑफ होती है वो स्टेट वाइज जाती है। स्टेट MR की भी कट ऑफ स्टेट वाइज ही जाती है, वो मैं बताना भूल गया कि जो MR की होती है 10th लेवल का, वो भी स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। कि यदि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान की 31.25 गई थी, और अगर आप अदर स्टेट से है, हरियाणा की है तो हरियाणा की ज़्यादा गई थी, गुजरात की कम गई थी, और अगर कश्मीर की बात करें तो उसमें तो 18 ही गई थी, 12 गई थी। मतलब स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। सॉरी, ये जवान जो जी बहुत स्लिप हो गई 31.25 आती है, गई थी राजस्थान की, और बाकी स्टेट्स का मुझे पता नहीं है। आप खुद से भी नॉलेज करना कि 31.25 गई थी राजस्थान की, और स्टेट वाइज कट ऑफ जाती है। जैसे गुजरात के अलग गई है, महाराष्ट्र के अलग गई है, 29 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उन सभी की अलग अलग गई है। सेम इसीलिए ये होता है कि SSR की होती है वो भी स्टेट वाइज जाती है। लास्ट टाइम से SSR की 47 के समथिंग गई थी राजस्थान की, जिसके अभी तक फिजिकल के लिए भी एडमिट कार्ड आ गए, लेकिन आए हुए नहीं है कि भाई कब जाए। लेकिन जो AA की होती है आर्टिफिशियल अप्रेंटिस की, यह ऑल इंडिया लेवल पे कट ऑफ जाती है। ऑल इंडिया लेवल कट ऑफ कि ऑल इंडिया में एक कट ऑफ जाती है AA, और SSR की आती है स्टेट वाइज कि आप किस स्टेट से हैं तो उस हिसाब से। हालांकि पेमेंट इसमें ज़्यादा रहता है, इसमें कम रहता है पेमेंट के मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि पेमेंट जब मैं आपको इसका सेपरेट वीडियो बताऊंगा तब बताऊंगा इनका पेमेंट और ग्रेड लेवल क्या होता है, कि इसमें पैसे कितने मिलते हैं आपको, क्या क्या अलाउंस होते हैं, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है, कैंटीन कार्ड मिलता है या नहीं मिलता है तो CPC मिलता है या CSD मिलता है, ये सभी आपको उसमें बताया जाएगा। तो ये हो गया।
इसकी ऑल इंडिया लेवल पे जाती है और इसकी आपको स्टेट लेवल पे जाती है। इसके 25 25 25 प्लस 25 का एक कॉम्बो होता है जिसमें इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स जीके आपको करना रहता है। ठीक है, 1 घंटे का इसमें पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है। और एमआर में आपके पास आधे घंटे का पेपर होता है, 30 मिनट का। ठीक है, ये हो गया आपका नेवी के लिए कि अगर आप 10+2 पीसीएम से है तो ही आप इंडियन नेवी में एसएसआर और डब्ल्यू एज ए सेलर, नॉट ऑफिसर, सेलर, नाविक के रूप में आप भारतीय नौसेना को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपके पास 10+2 विद पीसीएम स्ट्रीम के साथ है तो आप इन दोनों के लिए एप्लीकेबल हो। दोनों का पेपर एक ही लगेगा, इसमें इन दोनों का पेपर सेम रहता है लेकिन कट ऑफ दोनों की अलग अलग जाती है। ओके, ये आ गया नेवी का आपका। अब आती है एयरफोर्स कि आप एयरफोर्स को किस प्रकार से ज्वाइन करें, कि इसमें क्या क्या होता है। तो एयरफोर्स में क्या होता है कि एयरफोर्स का भी सेम यही प्रोसेस रहता है, लेकिन इसमें 2 ग्रुप रहते हैं। जैसे इसमें WSSR है, उसमें एक्स और वाई ग्रुप रहता है, लेकिन एक्स ग्रुप जिसे हम टेक्निकल ग्रुप कहते हैं और वाई होता है जो नॉन टेक्निकल ग्रुप होता है। जो एयरफोर्स है उसमें भी आपके पास 10+2 फोर्स के लिए आपके पास 10+2 पीसीएम। एक सेकंड, चलो तुम्हें उस प्रकार से बताता हूं कि इसमें 2 ग्रुप होते हैं। एक होता है आपका एक्स ग्रुप, एक होता है आपका वाई ग्रुप। एक्स ग्रुप को हम कहते हैं टेक्निकल ग्रुप और इसको कहते हैं हम नॉन टेक्निकल ग्रुप, नॉन टेक्निकल ग्रुप। इसमें आपके पास 10+2 के साथ पीसीएम होना चाहिए। पीसीएम आपके पास इसमें होना आवश्यक होता है और इसमें आपके पास केवल 10+2 कि आपको 12वीं पास होना चाहिए। इसमें आपको 12वीं पास के साथ पीसीएम होना चाहिए। इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आप 12वीं के अंदर से पीसीएम हो या बायो हो या एजी हो या कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई पाबंदी नहीं है। इसमें आपके पास मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री होना चाहिए। और इंग्लिश में इन दोनों के लिए ही बता रहा हूँ, इंग्लिश में 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। यदि आपका 100 नंबर का पेपर है तो 50 नंबर तो मिनिमम इसमें आने ही चाहिए। अब देखो, जो एक्स ग्रुप का पेपर है इसमें भी एक चीज होती है कि इनका सेपरेट पेपर भी होता है और इनका एक साथ पेपर भी होता है जिसे हम XY पेपर कहते हैं, XY ग्रुप। इसमें क्या होता है कि जो इंग्लिश होती है वो दोनों की कॉमन होती है और इसमें 4 पेपर लगते हैं। फिर इसमें 4, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और जीके या जीएस, ये 4 पेपर लगते हैं आपके। इनका टाइमिंग 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट और 20 मिनट, इस 30 मिनट, इस प्रकार से इसका टाइमिंग रहता है। जब इसका सेपरेट वीडियो बताऊंगा तब आपको इसको अच्छे से और समझा दूंगा कि इसमें क्या क्या आता है। इसमें जिसकी आपकी कट ऑफ पास हो जाती है उस ग्रुप में आपका सिलेक्शन हो जाता है। यदि आपने एक्स ग्रुप की कट ऑफ पास करी है तो आपका एक्स ग्रुप में सिलेक्शन हो जाएगा और वाई की पास की तो वाई ग्रुप में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें जो फीस है वो 250 रुपये मात्र है। भारतीय वायुसेना आपसे 250 रुपये लेगी अपनी सेना में शामिल करने के लिए। इसका भी सेम यही है, 250 रुपये है इसमें फीस, 250 रुपये इसमें फीस लगती है। अब ऑनलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन है दोनों का, इसका भी ऑनलाइन है। इसमें पेपर के अंदर इसमें आते हैं 70 क्वेश्चन और इसमें आपके आते हैं 50 क्वेश्चन। 70 क्वेश्चंस में यह बटा हुआ रहता है 3 भागों में, 20, 25 और 25। 20 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के, 25 आएंगे आपके फिजिक्स के और 25 आएंगे आपके मैथ के। तीनों का लेवल होता है 10+2 लेवल का। जो मैथ और फिजिक्स है वो आपकी 12th लेवल की आएगी और इसमें आता है आपका वही 20 क्वेश्चन आएंगे आपके इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन आएंगे जीके और रीजनिंग के। ठीक है, ये होती है आपकी वाई ग्रुप के लिए, ये होती है आपकी
एक्स ग्रुप के लिए। ठीक है, समझ में आ गया कि जो इसमें दो ग्रुप होते हैं एक्स और वाई ग्रुप, इसे टेक्निकल ग्रुप कहते हैं, इसे नॉन टेक्निकल कहा जाता है। टेक्निकल के लिए आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और अनिवार्य है 12वीं क्लास में, और वाई ग्रुप के अंदर आपके पास ओनली 12th पास होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर नहीं करती है। यह क्यों? यदि आपके पास मैथ है तो आप इन दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, यदि आपके पास मैथ नहीं है तो ओनली आप इसमें केवल वाई ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं। फीस दोनों की सेम है, इसमें दोनों का पेपर ऑनलाइन होता है और लगभग 7 ही होता है, इसमें 4-5 दिन की शिफ्ट रहती है। जैसे पहले एक्स ग्रुप वालों का पेपर लगता है, फिर वाई का, फिर एक्स वाई का। 70 क्वेश्चन आएंगे, 20-25 के सेट में, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के, 25 फिजिक्स के, 25 मैथ के। 50 क्वेश्चन इसमें आएंगे, 50 में 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके आएंगे जीके और रीजनिंग के। ठीक है, ये होता है आपका एयरफोर्स में, आप इसमें एज ए एयरमैन के रूप में आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छे समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, पूरा 100% दिया है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको इनका सेपरेट वीडियो भी चाहिए या नहीं। अगर इसके बाद में एक वीडियो हो जाएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अधिकारी बनना है भारतीय सेनाओं में, तीनों सेना में अधिकारी बनना है, तो आप किस आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन से पेपर लगते हैं, उनमें क्या क्या होता है, कौन सी एकेडमीज होती है जिनके अंदर हम एडमिशन के लिए एंट्रेंस पेपर देते हैं। तो ये सभी आपको अगले वाले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखो और एनालिसिस करो खुद को कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे रक्षा विभाग, भारतीय रक्षा विभाग में ज्वाइन होना है, भारतीय आर्म फोर्सेस में ज्वाइन होना है। अगर आपके अंदर वो देशभक्ति, वो ललक है तो आप इस सेना में जाइए, क्योंकि यह वही सेना है जिसने पाकिस्तान को हर बार अपनी जूती की नोक के तले रखा है। चाइना को भी रखते, लेकिन उस टाइम एक थोड़ी सी पॉलिटिक्स हो गई थी, वो हमें डिस्कस नहीं कर रहा। लेकिन ये वीडियो आपको आई होप आपको बहुत यूजफुल लगा हुआ होगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।